नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति में इसमें भुजबल, छगन भुजबल का नाम बहुत जोरों में चर्चा पे है। कुछ न कुछ इशू को लेकर जो है वो सुर्खियों में है और ज़्यादा करके महायुति के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हैं। तो क्या वो महायुति के खिलाफ कुछ सुपारी ली है और सुपारी दिया कौन है, इसी पर हम चर्चा का विषय है हमारा। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भुजबल जी अजीत दादा के साथ में हैं या कुछ और कर रहे हैं अंदर अंदर, या उनको अंदर अंदर कुछ करने के लिए किसी ने कहा है, और कहा है तो कौन कहा है। सर, आपके नज़र हर जगह है, लेकिन भुजबल साहब के ऊपर खास नज़र आपने रखा है। हाँ। तो क्या किस नज़र से देख रहे हो उनको आप? भुजबल के सुपारी का डाउट आने के लिए मुझे कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे जी। पहला ऐसा है कि मनोज जरांगे का मराठा आंदोलन जो चल रहा था जी, वो ओबीसी के खिलाफ नहीं था। ओबीसी के खिलाफ नहीं था। वो जब भुजबल ने उसमें अपना भूमिका स्पष्ट की और मराठाओं को गाली देना शुरू किया, मनोज जरांगे को गाली देना शुरू किया, तो मनोज जरांगे ने भी भुजबल को गाली देना शुरू कर दिया और उस संघर्ष का रूपांतर मराठा अगेंस्ट ओबीसी ऐसा हो गया। हाँ। अगर भुजबल शांत रहते, देखो फडणवीस जी के ऊपर भी मनोज जरांगे ने बहुत गाली गलौज किया, उनकी ब्राह्मण जात निकाली, उनके रिश्तेदारों के भी रेफरेंस गलत तरीके से दे दिए। ऐसा कोई गाली नहीं छोड़ा जो दिया नहीं। फिर भी फडणवीस साहब ने कभी उसका प्रतिवाद नहीं किया। उल्टा उनसे तो माफी मांगी, जबकि पुलिस ही घायल हुई थी। फिर भी उन्होंने बोला कि पुलिस का जो एक्शन था उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं यहाँ तक गए, वो जो माफी मांगनी नहीं चाहिए वो भी मांग चुके। फिर उन्होंने बाद में देखा कि भाई ये मेरे ऊपर ज्यादा ब्राह्मण करके ये हो रहा है, तो उन्होंने शिंदे साहब को बोला कि आप ही इसको हैंडल कीजिए। फिर शिंदे साहब ने उसको हैंडल किया और उस समय भी शिंदे साहब को बार बार पैचअप की तरफ उनको लेके जाते थे जरांगे को, और भुजबल कुछ उकसा के उनको फिर वहीं पे आके खड़ा करते थे। तो वहां से उनका सैबोटेज जिसको बोलते हैं, वो सैबोटेज जो है वो चालू हो गया था। बाद में ऐसा हो गया कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोलने की कोशिश की। मतलब भाजपा के ने जो उम्मीदवार दिए उनके ऊपर भी उन्होंने शक जताया। दूसरी एक बड़ी बात ऐसी उन्होंने की कि उन्होंने फडणवीस को और महाराष्ट्र के जो बीजेपी नेता हैं उनको झूठा साबित किया। कैसे किया? शिंदे को भी झूठा साबित किया। वो महायुति तोड़ने का काम उनका बराबर चल रहा था। उन्होंने बोला कि अमित शाह ने मुझे बोला है कि नासिक की सीट तुम्हारे लिए रखी हुई है और तुमको लड़ना है वहां से। आप चर्चा में की थी। तो मैं नासिक की सीट लड़ूंगा, अमित शाह की इच्छा है। बाद में जब इन्होंने शिंदे साहब ने बोला नहीं हेमंत गोडसे ही मेरा होगा, तो वो बोले कि ठीक है मैं पीछे लेता हूँ, मगर ये अपमान आप कर दे, वो इसका अमित शाह का है, मेरा नहीं है। मुझे उन्होंने कहा करके मैं आ रहा था। तो एक तरह से उन्होंने शिंदे और अमित शाह के बीच में भी लगा दी फडणवीस और इनके में, ज्यादा करके शिंदे के खिलाफ, क्यों शिंदे का उम्मीदवार वहां पे था हेमंत गोडसे, तो उनकी आपस में भी लगा दी। तीसरी बात सर ऐसी हो गई कि एक सभा में उन्होंने बोला कि ये आप अजीत दादा गुट जो बोलते हैं वो अजीत दादा गुट है नहीं हमारा। अजीत दादा अभी टाइम बीइंग हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, मगर ये जो आप बोल रहे हैं अजीत दादा गुट, वो गलत है। ये राष्ट्रवादी है और यही ओरिजिनल राष्ट्रवादी है। तो उन्होंने अजीत दादा को भी एक जाते जाते इशारा भी दे दिया और थोड़ा धक्का भी दे दिया कि भाई अजीत दादा गुट क्यों बोलते हैं, अजीत दादा का आज वो है कल दूसरा होगा। हाँ, यहाँ तक बोले मालिक नहीं है वो। हाँ, मतलब शरद पवार उनकी कांग्रेस के मालिक थे, राष्ट्रवादी के, ये नहीं है, कल दूसरा। यहाँ तक बोले कि भाई आज अजीत दादा है, आप अजीत दादा क्यों बोल रहे हैं, ये राष्ट्रवादी है, यह हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है, असली पार्टी है। कल दूसरा भी कोई बनेगा तो फिर क्या उसके नाम से गुट बनेंगे, कितने लोग हैं, ऐसा बोल के उन्होंने अजीत दादा को भी एक किया। बाद में ऐसा हुआ कि जब भी कोई सरकारी डिसीजन आता था तो वो ऐसा एक प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर लगा देते थे। अभी ये अवकाळी पाऊस का प्रॉब्लम आया तो सरकार ने जो भी किया उसके बारे में शिंदे साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम ये कर रहे हैं। तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई अवकाळी पाऊस जो है उसके बारे में बोले, मगर दुष्काळ जो है महाराष्ट्र में उसके बारे में क्यों नहीं बोले, वो ज्यादा भीषण है जी। तो दुष्काळ के बारे में ये बोले।
शिंदे साहब ने तुरंत क्लू ले लिया और वो दुष्काल के बारे में बोले। तो अभी कोई पहाड़ी नहीं हुई है, कुछ उसका अंदाजा नहीं आ रहा है, और दुष्काल की उपाय योजना बिना कोई उसकी जानकारी लिए कैसे कर रहे हैं। मतलब शिंदे को टोकने का एक भी अवसर वो छोड़ नहीं देते, अजीत दादा को नहीं। फडणवीस के बारे में उन्होंने और एक मुश्किल खड़ी कर दी, अमित शाह के नाम से की थी। बाद में वो बोले कि महाराष्ट्र के नेताओं के हाथ में ये सीट वाटप है नहीं, जगह वाटप है ही नहीं, वो दिल्ली से तय होगा। तो मतलब यहाँ के लोगों को उन्होंने साइड में रख दिया। अभी कल उन्होंने और एक शानपड़ा ऐसा किया कि वो बोले कि 90 जगह देंगे, ऐसा हमको बोले हैं विधानसभा में, विधानसभा के लिए। तो 90 और बोले यहाँ पे अभी 4 सीटें वगैरह दी, वो जो हुआ वो घाई गड़बड़ में थे इसलिए हमने सहन किया। मतलब वो हमारे से जस्टिस नहीं हुआ है, अन्याय ही हुआ है, मगर इस अन्याय का भरपाई हमको बोला है। अभी वो जब बोलते हैं तो अमित शाह का नाम आता है। तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे फडणवीस अपने मीटिंग में बोले हैं कि 40-40 जगह इनकी आई हुई है, इनके औकात देखते हुए इनको 50-50 जगह दे देंगे, 10 और दे देंगे, तो 50-50 इनकी हो गई। फिर और 20-25 जगह हम मनसे को दे देंगे अगर आती है साथ में तो, और एक 2-5 अपक्ष रहेंगे। तो उन्होंने 50-50 संबर 25 और 5-30 अपक्ष मिलकर 130 का गणित बिठा दिया है, और अपने लिए 158 सीटें रखी हैं, क्योंकि उनका ध्येय जो है फडणवीस का वो 145 का है। वो 100% भाजपा सरकार चाहती है। लेकिन सर सवाल ये है कि भुजबल साहब इतना बोल रहे हैं, सुनो, ये बोलने का अधिकार तो अजीत दादा को है, तो ये इतना बड़बड़ नहीं, वो घातपाती कर रहे, विश्वासघाती कर रहे, घातपाती कर रहे। तो फडणवीस के ये कहने के बाद, और वो लोगों को मालूम पड़ गया, पेपर में भी, न्यूज में भी आ गया कि फडणवीस ने इसका ये ऐसा किया है कि 50 शिंदे, 50 अजीत दादा, 25 ये तुम्हारे राज ठाकरे और 5 अपक्ष हो गया। बाकी बात नहीं बनी तो चलो अपने अपने जगह पे जाओ। हाँ वो तो है, मगर वो ऐसा नहीं बोले, वो मान चले कि ऐसा होगा, और बाकी ये लड़ेंगे तो स्वाभाविकता से 145 तक जा सकते हैं ये। तो इन्होंने कल बोला कि हमको ऊपर से आश्वासन दिया गया है कि 90 सीट मिलेगी। अभी जैसे वो बोले वैसे संजय सिरसाट जो शिंदे के प्रवक्ता है, उन्होंने बोला कि उनको 90, उनकी वजह से सत्ता नहीं आई है, सत्ता तो हमारी वजह से आई है। हमारे 40 जो है उनकी बराबरी इनके बराबरी क्या नहीं हो सकती है, तो जबरदस्ती घुसे आयता भी और नागोबा है। ये तो हमारी वजह से सत्ता ही है, तो फिर हम इनके इतने लेंगे क्या? इनको अगर 90 चाहिए तो हमको तो 100-125 चाहिए। बिल्कुल ऐसा बोले सिरसाट। अभी ऐसा हो गया कि इनको 90 दिया, इनको 100-125 दिया, 200 खत्म, तो बीजेपी को क्या देंगे? 80 88। और बीजेपी सबसे ज्यादा लेगी, फिर फडणवीस को बोलना पड़ा कि सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिलेगी, फिर इनको कितनी मिलेगी? वो बोले उस समय देखा जाएगा। मगर कैसे है ना सर, भुजबल का कारस्थान कैसा है देखो, कि उन्होंने 40 जगह है उनकी, वो 40 लोगों को फिर से टिकट देंगे, ये बात सच है, वहां तक ठीक है। हाँ, मगर उन्होंने 50 और बूथ जागे कर दिए, 50 जगह आग लगा दी, क्योंकि जिनको आना चाहिए, आने की संभावना है, वो अभी बोलेंगे अच्छा भुजबल साहब ने बोल दिया 50 और टिकट, मतलब हमको भी टिकट मिलेगा। तो 50 के जगह 500 और अग्नि लगा दिए उन्होंने पार्टी में, कि जो बोलेंगे अरे हमको टिकट मिलने की संभावना है क्योंकि 50 और मिल रहे, तो 40 है वो तो कंफर्म हो गए, वो खुश हो गए। बट 50 और उसमें 500, क्योंकि 10-10 उम्मीदवार रहते इच्छुक, तो 100-500 लोगों की एक भीड़ अजीत दादा के पीछे लगा दी। और उसकी वजह से संजय सिरसाट को बोलना पड़ा कि वो अगर 90 मांगते तो हमको 100 चाहिए, तो फिर आग लग गई। सर ये युति टूटने के और सारे कारण होंगे, मगर भुजबल सुपारी लेके काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा आरोप है कि भुजबल सुपारी लिए हुए हैं। और ये सुपारी किसने दी है? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लगता है? चलो इसके ऊपर बोलता हूँ। मैं तो बोलूंगा, आप तो बोलेंगे, बोलो ना। मेरे को लगता है पवार साहब ने दी है। नहीं सर, नहीं, ये भाजपा ने दी है। भाजपा के ही ओर से, अभी उनका नाम लेना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, भाजपा क्यों देगी सर? सुनो, वो बताऊंगा, उसके बिना थोड़ा बताऊंगा मैं। जी। वो तो बताऊंगा ही, और वो बताना ही चाहिए। सर कैसे है ना कि उनको ये 90 का आश्वासन देने का अधिकार फडणवीस को नहीं है, बावनकुळे को नहीं है। ये किसको है? अमित शाह को है।
है कि नहीं? तो अमित शाह का और सुनो ना, लॉजिक देखो कि 90 जगह तुमको देंगे ऐसा उन्होंने बोला, हमको प्रॉमिस किया गया है। तो वो प्रॉमिस इनके बस की बात नहीं है, फडणवीस बावनकुळे के, वो सिर्फ अमित शाह की है। क्या रहेगा प्रॉमिस? हाँ, क्या रहा, क्या होगा सर? उनको लिया, यही इनके ऊपर ये हो गया ना, हावी हो गए वो, तो दिया होगा। सर एक है, भुजबल बोलेंगे ना तो वो झूठ बोलते हैं कई बार, मगर ये बात जो है वो जब बोलते हैं तो उनको मालूम है कि ऊपर अमित शाह बोलेंगे। कल अगर वो बोले कि हमको 90 है, तो अमित शाह बोलेंगे मैंने कब कहा 90? उस फिर उद्धव जैसा मामला हो जाएगा बंद खुली का, मैंने कब 90 बोले? तो 90 बोले तो अमित शाह बोलेंगे हाँ मैंने बोला था इनको, और देना भी है मेरे को। कैसे देंगे? हाँ सर सुनो ना, उनको क्या करना है कि ये युति जो है ना उसमें से अजीत दादा को निकालना है। अच्छा, ये बुलवा वो भुजबल को अमित शाह का ऐसा चर्चा बीजेपी में है, ऑफर है कि हम अगली बार बोल रहे तो शिंदे के पार या शिंदे के आर, ये मैं नहीं समझा हूं, मगर क्योंकि अमित शाह ने उनको भी आश्वासन दिया है कि 5 साल तक आप रहेंगे, तो चलो समझो शिंदे साहब के 5 साल के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री जो भाजपा में होंगे वो छगन भुजबल होंगे। छगन भुजबल को भाजपा में लेने की बात हो गई है सर, और अजीत दादा को साइड में रख के एक 10 मंत्री है उनमें से 6 और 40 आमदार है उसमें से करीब 25-30 आमदार लेके भुजबल ही छूटेंगे अजीत दादा से, मतलब बीजेपी में शामिल, और बीजेपी में ऑफिशियली शामिल होंगे। और उसके लिए अजीत दादा को नर्वस ब्रेक करना, उनकी युति से वो बाहर जाइए ऐसी परिस्थिति निर्माण करना, इसका थोड़ा सूचन मैंने किया था उस समय में भी, मुझे मालूम था क्या है, मगर सर ये सुपारी बीजेपी में दी गई है और महाराष्ट्र से नहीं दिल्ली से दी गई है सर। अगर ऐसा, ये अमित शाह की सुपारी है भुजबल को, अगर तुम आ जाओ इधर, ओबीसी हमारा ही है मुख्यमंत्री बनो। अगर भुजबल को चेहरा बना के अगर नहीं चेहरा नहीं, विधानसभा लड़ते हैं, नहीं चेहरा बना के नहीं, तो फिर मराठा और ये जुड़ जाएंगे। चेहरा शिंदे ही रहेंगे, चेहरा शिंदे रहेंगे, मगर शिंदे जी को शायद 1 साल दे देंगे, फिर 2.5 साल का ये 1 साल करेंगे, मगर भुजबल ही तुम्हारे बीजेपी के अगले क्या फायदा होगा मुख्यमंत्री? बीजेपी से बहुत फायदा, ओबीसी मिलेगा सर। वैसे तब तक वो भुजबल सबसे पैचअप भी कर लेंगे ना, लेकिन उनके ऊपर जो दाग है, जेल गए थे, वो किसके ऊपर नहीं? अमित शाह सर जेल में थे, आपको मालूम नहीं? वो तो मालूम, और वो कैसे गुने में थे वो भी मालूम है सर, मर्डर के गुने में थे, भ्रष्टाचार के नहीं। भ्रष्टाचार से मर्डर ज्यादा है कि कम है, क्या है बोलो ना मुझे, है ना? तो वो जेल में जाके देश का गृह मंत्री हो सकता है, हाँ? उसके लिए आपकी हरकत नहीं है। तो भुजबल के ऊपर तो भ्रष्टाचार का आरोप है, उन्होंने किसी का मर्डर थोड़ा किया है, जातीय दंगल में थोड़ा हिस्सा लिया, सजा भी काटे, हाँ सजा भी काट लिए, तो और बाकायदा छूटे भी है, वो भी है। तो सर ये हम अलग धक्का दे रहे लोगों को कि शिंदे साहब बनेंगे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये भी रहेगा, विधानसभा में उनका चेहरा भी रहेगा, मगर अगले मुख्यमंत्री भाजपा में से भुजबल रहेंगे। भुजबल उसकी तैयारी अमित शाह के कहने से, अमित शाह की सुपारी लेके कर रहे हैं। वो पहले अजीत दादा को खत्म करेंगे, फिर पार्टी तोड़ेंगे, पार्टी के ज्यादातर मंत्री इनके साथ होंगे, ज्यादातर आमदार भी इनके साथ होंगे, बीजेपी में शामिल होंगे बाकायदा, और आगे आने वाली विधानसभा चुनाव में ही पहले होके ये बीजेपी के उम्मीदवार करके इनके उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये भी हो सकता है। हाँ, उसके बारे में मैंने कोई जानकारी नहीं ली है, मुझे उसके बारे में अभी तक सोचा भी नहीं मैंने, मगर शिंदे को सर छोड़ेंगे नहीं। मैं शिंदे साहब से भी बोलता हूँ तो वो बोलते कि, मैं बोलता हूँ उनको कि क्या बीजेपी वाले सारे दगाबाज आहे, कधी पण धोका देते, तो बोले आपल्याला नाही धोका देणार, आपले पर्सनल अमित शाहशी चांगले संबंध आहेत त्यामुळे आपल्याला नहीं देना, तो वो उनका विश्वास है वो टूटेगा नहीं, ऐसा मुझे भी लगता है। शिंदे साहब को साथ लेके, मगर भुजबल विधानसभा चुनाव के पहले अजीत दादा को धक्का देंगे, उसकी पार्टी तोड़ेंगे, उसके नेता तोड़ेंगे, आमदार तोड़ेंगे, और बीजेपी में शामिल हो गए तो वो भानगड़ी नहीं, सब आमदार राजीनामा देके भी जा सकते हैं, क्योंकि 2 महीने में चुनाव है। सर ये सुपारी है बीजेपी की और अमित शाह जी की, ऐसा मुझे कहना है। देखो लोग, सोचो, आपको बाद में पता चलेगा, जिस दिन भुजबल अजीत दादा को धक्का मार के निकालेंगे युति से और अपना बीजेपी में विलय कर लेंगे सब लोगों का, तब उस दिन अनिल सत्ते को याद करना।
धन्यवाद। आपको क्या कहना है इसके ऊपर, प्रतिक्रिया दीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।